नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का जो सेशन हमारा है, हम लोग जैसे सारणिक के बारे में पढ़ लिए। तो दोस्तों सारणिक पिछली कक्षाओं में मैं पुनः रिवर्स में जा रहा हूं दोस्तों, और पिछली कक्षा को थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो पिछली कक्षाओं में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सारणिक का हम लोग विस्तार करना पढ़ चुके थे। दो क्रम के सारणिक का विस्तार पढ़ चुके थे दोस्तों। तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार पढ़ चुके थे। सारणिक किसे कहते हैं? ठीक दोस्तों, इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे और मैंने आपको विस्तार करना भी सिखा दिया था। पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करना, स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करना, ये सब चीजें मैं आपको सिखा चुका था। तो इतनी बातें हम लोग से हो चुकी थी दोस्तों। आज उसके आगे से और सारणिक के प्रगुण को हम लोग सीखेंगे। तो वही लिखा हुआ है हेडिंग डाली हुई है, सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म। तो आप लोग भी हेडिंग डालेंगे, सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म, क्या उसके गुण है। जो आने वाले सवाल में हम लोग सारणिक को इसी गुण के माध्यम से हम लोग सवाल को बड़ी तेजी से हल करेंगे दोस्तों। तो आपको गुण को थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना है दोस्तों, और साथ में लिखते ही रहना दोस्तों। तो सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म देखिए दोस्तों, तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार सारणिक के गुणों की सहायता से बहुत सुगमता से किया जा सकता है। यानी तृतीय क्रम के सारणिक का जो विस्तार है उसे हम लोग गुणों की सहायता से बहुत सुगमता या आसानी से या सरल तरीके से या एक सुव्यवस्थित ढंग से दोस्तों बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि 3 प्रगुण लिखा है, तो ऐसे तो 7-8 प्रगुण होती है दोस्तों। तो मैं यहाँ भी 3 लिखा हूँ और इसको उदाहरण भी हम लोग देते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आपको अपने मन को एकाग्रचित्त करते हुए दोस्तों इस गुण को समझना है और साथ में लिखते हुए चलना है दोस्तों। एक नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। एक सुव्यवस्थित ढंग से नोट्स बनाते हुए चलना है। तो देखिएगा गुण नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक सारणी A बराबर दिया है, इसके एलिमेंट है 0 0 A1 A2। अगर आप इसका विस्तार करेंगे तो तृतीय क्रम की बात हो रही दोस्तों, तो मैं तृतीय क्रम का उदाहरण लूंगा दोस्तों। मैं तृतीय क्रम का उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं एक सारणी का उदाहरण ले रहा हूं A1 A2 A3 0 0 0 B1 B2 B3। प्यारे दोस्तों, आपको जैसे कि दिख रहा होगा मैंने एक उदाहरण लिया सारणी का, और इसके अनुसार ये क्या कह रहा है, यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट अगर शून्य हो जाए उस सारणी का मान शून्य होता है। आप अपने दिमाग में बैठा के चलिए, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य होगा। यह आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य होगा। यह आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण में ले रहा हूं दोस्तों, अगर आप इसका विस्तार करेंगे, मैं R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करूंगा। R1 के सापेक्ष विस्तार दोस्तों, A1 0 का B3 में 0, इसका 0 में गुणा करेंगे दोस्तों 0, फिर यहाँ माइनस होगी क्योंकि प्लस माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा। A2 B3 का दोस्तों 0 में करेंगे 0 आएगा, B1 का 0 में करेंगे दोस्तों
0 आएगा प्लस A3। B2 का दोस्तों 0 में करेंगे 0 आएगा, B1 का 0 में करेंगे 0 आएगा दोस्तों। और ये सभी घटाना 0 है तो ये पूरी वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 0 आएगी और इसका मान 0 होगा। तो जैसा कि ये कह रहा है दोस्तों, उसके अनुसार ये प्रत्येक स्तंभ के अवयव स्तंभ क्या है दोस्तों, शून्य है। तो इस साड़ी का जो मान आएगा वो क्या आ रहा है दोस्तों, शून्य आ रहा है। तो आपको पहली प्रगुण या गुण समझ में आ गई कि यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस साड़ी का मान शून्य होगा। यह आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए दोस्तों। मैंने पिछली कक्षा में, अगर आप हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखे हैं साड़ी की क्लास नंबर 1 तो आप उसे देखेंगे। अगर इसको देख रहे हैं तो इसे देखने के पश्चात, ठीक है दोस्तों, आप इसे देखिए और इसको देखने के पश्चात आप प्रथम क्लास जो मेरे साड़ी की प्रथम लेक्चर क्लास है उसे आप देखिए तो आपको इसमें थोड़ा सा आसानी अनुभूत होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं, यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो साड़ी का मान शून्य होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस साड़ी का एक प्रत्येक ये जो स्तंभ है इसके प्रत्येक एलिमेंट शून्य है। तो इस साड़ी का मैंने विस्तार किया, विस्तार आपको मैंने पहली क्लास में सिखाया दोस्तों। तो ये देखा जा रहा है कि साड़ी का मान शून्य आ रहा है। तो आपको गुण नंबर 1 क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया तो थम्स अप करिए दोस्तों, क्लियर हो गया तो थम्स अप करिए। हाँ, अनिकेश, राजेश, विशेष, हाँ दोस्तों, अजय, रंजीत, हाँ, राम, पंकज, हाँ दोस्तों सभी का हाँ, ठीक। चलिए तब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। और गुण नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी साड़ी की पंक्तियों को स्तंभों में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि किसी साड़ी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी दोस्तों आप साड़ी के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में, साड़ी के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में जब आप परिवर्तित करेंगे तो उस दौरान साड़ी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। एक उदाहरण ले लिया जाए, उदाहरण के माध्यम से दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से जैसे एक साड़ी के है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये दोस्तों साड़ी के, मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं दोस्तों इसको R1 को C1 के साथ और R2 को C2 के साथ, R3 को C3 के साथ जब चेंज करता हूं तो देखिए दोस्तों क्या आता है। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं तो ये जो पंक्ति है ये दोस्तों स्तंभ में चला जाएगा तो A1, A2, A3, और जो ये स्तंभ है दोस्तों वो पंक्ति में चला जाएगा B1, C1। ये दोनों दोस्तों फिक्स रहेंगे। आपको मैंने अवयव में रूपांतरण सिखाया दोस्तों, परिवर्त अवयव मैंने आपको पढ़ाया है। तो परिवर्त अवयव आप पढ़े होंगे उम्मीद है, और आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो B2 और यहाँ C2, B3 दोस्तों और C3। तो अगर इसका विस्तार किया जाए दोस्तों तो जो इसका मान आएगा वही यानी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दे और स्तंभ को पंक्ति में बदलने से जो मान प्राप्त होगा दोस्तों वही होगा। तो दोस्तों ये आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसे साफ करूंगा। और अच्छे से उदाहरण में एक और समझा दे रहा हूं, इसी को ऊपर समझा दे रहा हूं दोस्तों। अगर यहाँ थोड़ा सा देखिए दोस्तों, मैं उदाहरण ऊपर ले रहा हूं जस्ट इसके, देखिए फिर से एक बार देखिएगा। यदि किसी साड़ी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित
परिवर्तन नहीं होता। यदि किसी सारणी को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। एक उदाहरण के माध्यम जैसे कोई सारणी के दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जैसे आप इसे परिवर्तित करेंगे दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 को C1 से, R2 को C2 से और R3 को दोस्तों C3 से। अच्छा, R1 क्या है तो पहली पंक्ति, R2 क्या है दूसरी पंक्ति, R3 क्या है तीसरी पंक्ति दोस्तों। C1 क्या है पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, C3 तीसरा स्तंभ। R1 पहली पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति, R3 तीसरी पंक्ति, C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, C3 तीसरा स्तंभ। तो यहाँ से आप जब परिवर्तित करेंगे तो इस पंक्ति को स्तंभ में और इस स्तंभ को पंक्ति में, तो A1 A2 A3 और B1 C1 दोस्तों आप इसको परिवर्तित करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो B2 B3 C2 C3 दोस्तों। तो इनका मान जो होगा वो आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होगा। आप इसका विस्तार करेंगे तो इसका जो मान आएगा वही इसका मान आएगा। तो यही कह रहा है कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद होगी आपको ये प्रमेय समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको नोट करिए, फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं और गुण नंबर 3 की ओर आप इसे नोट करते हुए चल रहे होंगे दोस्तों। उम्मीद है आप इसे नोट करते हुए चल रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा होगा तो थम्स अप करके भेजिए दोस्तों, थम्स अप करके भेजिए अगर समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, सेशन को शेयर करते हुए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जरूर चलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं प्रगुण नंबर या गुण नंबर 3 में। देखिए प्यारे बंधुओं, गुण नंबर 3 क्या कह रहा है। गुण नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी दो पंक्तियों दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान चिन्ह में बदल जाता है दोस्तों। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से लिया जाए, A बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दोस्तों। तो अब अगर मैं R1 को R2 से चेंज कर दिया जाए तो देखिए दोस्तों इसका मान बदल जाएगा और वो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान से देखिएगा, सारणी का चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर वो धनात्मक मान है सारणी का तो ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों, अगर ऋणात्मक मान है तो धनात्मक मान हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो सेशन को शेयर करते हुए चलना है और अपने प्यारे भाई बंधुओं को जोड़ते हुए चलना है दोस्तों, और चीज़ों को नोट करते हुए चलना है दोस्तों, जिससे आगामी आने वाले परीक्षा में हम लोग सफलता को प्राप्त कर सके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने R1 को R2 को यानी इसको और इसको आपस में चेंज कर दिया जाए दोस्तों, तो B1 B2 B3 इसको यहाँ लिखिएगा और इसको यहाँ A1 A2 A3 और जो C1 C2 C3 दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पंक्ति से बदला, पंक्ति को पंक्ति से या स्तंभ को स्तंभ में, यही लिखा है कि दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। यानी जो वैल्यू धनात्मक दोस्तों वो ऋणात्मक हो जाएगी, जो ऋणात्मक हो धनात्मक हो जाएगी। स्तंभ जब पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से या किन्हीं दो स्तंभ को, जैसे मैं स्तंभ को बदलूं दोस्तों,
यहाँ तो पंक्ति में बदल गया। अगर आप स्तंभ को भी बदलेंगे तो साड़ी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, या साड़ी का चिन्ह बदल जाएगा। अगर साड़ी धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी, अगर साड़ी ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाएगी। तो ये 3 प्रगुण आपको समझ में होगी। अब प्रगुण नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रगुण नंबर 4 की ओर चलते हैं। और प्रगुण नंबर 4, गुण नंबर 4 प्यारे बंधु, यदि किसी देखिए दोस्तों, गुण नंबर 4, यदि किसी साड़ी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, यदि किसी साड़ी के कोई दो स्तंभ या दो पंक्तियों के अवयव आपस में बराबर इक्वल हो, सर्वसम हो, तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। फिर से नोट करिएगा, यदि किसी साड़ी के दो पंक्तियां या दो स्तंभों के अवयव आपस में सर्वसम हो या बराबर हो तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। उस साड़ी का मान शून्य होता है दोस्तों। उस साड़ी का मान शून्य होता है। तो यहां उदाहरण लिख लीजिए, जैसे A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3। यहां देखिए दोस्तों कि जो स्तंभ C1 है और स्तंभ C2 आपस में क्या है, सर्वसम है। आपस में क्या है दोस्तों, आपस में सर्वसम है। C1 तथा C2 क्या है, सर्वसम है। यहाँ C1 तथा C2 के जो एलिमेंट्स है या अवयव वो आपस में सर्वसम है। तो इस साड़ी का मान डायरेक्ट क्या होगा दोस्तों, आप शून्य लिख सकते हैं। या तो कोई दो पंक्तियों के अवयव या तो कोई दो स्तंभों के अवयव, अगर सर्वसम मीन्स बराबर है तो उस अवयव उस साड़ी का मान हम लोग शून्य कर सकते हैं। तो आप लोग नोट करिएगा, यदि किसी साड़ी के दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों के अवयव परस्पर सर्वसम है तो उस साड़ी का मान शून्य होगा। और इस उदाहरण को नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, गुण नंबर 5, यदि साड़ी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि साड़ी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को परस्पर सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो साड़ी के मान में उस संख्या से गुणा हो जाता है। यानी अगर हम किसी साड़ी के पंक्तियों में या स्तंभों में कोई संख्या से दोस्तों गुणा करते हैं तो वह साड़ी का मान उसी संख्या में, यानी साड़ी के मान में उस संख्या का भी गुणा हो जाता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए दोस्तों, जैसे KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहां दोस्तों K आपको क्या दिख रहा है, गुणा कर दिया जाए तो साड़ी के मान उस संख्या, साड़ी के मान में उस संख्या से गुणा हो जाता है।
जैसे आप यहाँ से देखिए कि A1 A2 A3 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दोस्तों। तो जैसा कि कह रहा है कि यदि किसी साड़ी के एक पंक्ति या जैसे ये पंक्ति है या स्तंभ को, तो मैंने पंक्ति का उदाहरण लिया, एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में पंक्ति के ले लिया मैंने को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। मैंने कैसे क्या किया दोस्तों, गुणा कर दिया जाए तो साड़ी के मान, ये पूरा साड़ी का मान होगा, उस संख्या से गुणा हो जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करिए। फिर आगे की ओर गुण नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। गुण नंबर 6 की ओर चलते हैं। उम्मीद होगी आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, आप नोट भी कर लिए होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, गुण नंबर 6 देखिए, यदि साड़ी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल हो तो साड़ी को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक साड़ियों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझा जाए, उदाहरण के माध्यम से दोस्तों इसको भी हम लोग समझेंगे। ये आपको उदाहरण मैंने लिख दिया, A1 + D1 B1 C1 A2 + D2 B2 C2 A2 A3 + D3 B3 C3। पहले तो आप देख रहे हैं कि R1 में D का क्या योग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग दो साड़िकों के योग के रूप में हम लोग इसे तोड़ सकते हैं। तो वही कह रहा है, यदि साड़ी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है। जैसे क्या है दोस्तों, प्रत्येक अवयव, इस साड़ी का जो प्रथम पंक्ति का प्रत्येक अवयव 2 पदों का क्या योगफल है, तो इस साड़ी को हम लोग 2 साड़ियों के समान क्रम में योग के रूप में अलग कर सकते हैं। योग मीन्स होगा घटा और जोड़, अगर यहाँ अंतर होता तो अंतर के रूप में करते हैं दोस्तों, समान क्रम के रूप में। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी बातें हम लोग यानी सवाल के माध्यम से प्रमेय को सीखते रहेंगे दोस्तों। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, और इसका क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन पर ध्यान करिएगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन जैसे कि क्या है, सिद्ध कीजिए सारणिक a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए सी ए बी 1 1 1 इक्वल टू 0 हमें सिद्ध करना है। इस सवाल को आपको ध्यान से समझना है और अभी तक मैंने जितने प्रगुण पर या गुण पर चर्चा किया दोस्तों उसको आपके दिमाग में वो चीजें अब बैठ गई होंगी दोस्तों। तो अब हम लोग उसी गुणों का अनुप्रयोग करते हुए सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो हमें इसको दोस्तों 0 लाना है, तो क्या किया जाए, आपके मन में क्या विचार आया 0 ला रहा है। तो हमने पढ़ा है गुण नंबर 1 में यदि किसी सारणी के, अभी मैं आपको गुण नंबर 1 पढ़ा है, यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव का मान 0 हो जाए या प्रत्येक स्तंभ का, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान 0 हो जाए तो उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। या एक गुण मैंने आपको ये भी पढ़ाया है शून्य वाले कंडीशन के कि यदि किसी सारणी के एक या एक से अधिक पंक्तियां, यदि किसी सारणी के 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ में परस्पर उनके जो अवयव वो सर्वसम हो जाए दोस्तों, तो उस सारणी का मान हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो उसी गुण का प्रयोग करते हुए दोस्तों हम लोग लगाएंगे सवाल, और सवाल में लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दोस्तों a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए सी ए बी 1 1 1। आप देखिए दोस्तों मैं चेंज कर रहा हूं, R1 को चेंज कर रहा हूं दोस्तों, R1 प्लस R2, यानी R1 के स्थान पर R1 के साथ में R2 को जोड़कर लिखूंगा दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा कि मैं R1 के स्थान पर R2 को जोड़कर लिखूंगा, यानी R1 में R2 को जोड़कर लिखूंगा R1 के स्थान पर। इसका मतलब प्यारे बंधु क्या होता है कि R1 के स्थान, यानी R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 को जोड़कर लिखा जाएगा। अच्छा, इससे करने से फायदा क्या होगा, तो पहले कर तो लीजिए, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इधर, b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा इधर, c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, और ये c a b 1 1 1। आपको प्यारे बंधु साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, उभयनिष्ठ। आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा दोस्तों, वन 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 सी ए बी 1 1 1। तो अभी हम लोग प्रगुण पढ़े हैं कि यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभों के प्रत्येक अवयव अगर सर्वसम हो जाए तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहां से लिखेंगे सारणी के गुण से R1 R2 दोस्तों, R1 सर्वसम R3 के दोस्तों। तो इस सारणी का मान क्या आएगा दोस्तों, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 0, और ये मान आपका क्या आएगा दोस्तों 0, और यही हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो उम्मीद होगी ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया पुनः मैं समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। और जब भी आप पढ़ते होंगे दोस्तों एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठते होंगे दोस्तों, जिससे आप पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को नोट करते हुए चले होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सिद्ध कीजिए इस सारणी का मान पूरा 0 है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ये मेरा बायां पक्ष है, ये मेरा दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष मैंने लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 किया, तो इतना कुछ मान प्राप्त। फिर मुझे देखने पर प्रतीत हो रहा है कि a प्लस बी, यानी ये सभी R1 के सभी एलिमेंट्स या प्रत्येक अवयव एक समान है, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1 बचेगा दोस्तों, यहाँ 1 क्योंकि ये कॉमन निकल गया, तो 1 1 1 बचेगा।
बाकी चीजें वही होगी। अब ये देखा जा रहा है कि R1 और R1 दोस्तों और R3 के प्रत्येक अवयव आपस में क्या है, सर्वसम है। तो उस सारणिक का मान अभी हम लोग गुण से पढ़े हैं कि शून्य होता है, तो इस सारणिक का मान क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। जब शून्य में इसका गुणा करेंगे पूरी वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी। तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक मोटिवेशन कोड के साथ, ठीक है, अब लोग सवाल को लगाएंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा दोस्तों, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तो थक कर आपको यानी थक कर दोस्तों आपको बैठना नहीं है, हमेशा आगे की ओर प्रयत्न करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपने श्रमिक संख्या पढ़ा होगा दोस्तों, श्रमिक संख्या में वहां इकाई घनमूल, तो क्या ए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 का मान ज्ञात कीजिए जहां ओमेगा इकाई एक घनमूल है, अर्थात दोस्तों इकाई घनमूल 1 होगा। तो ये हम लोग पढ़े, तो ध्यान से देखिएगा, यहां थोड़ा सा नोट पॉइंट है, आपको चीजों को नोट करते हुए चलना है। आप इसे लाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको क्यूब कर सकता हूं दोस्तों, ओमेगा क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर 0। आपने फार्मूला पढ़ा a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये सूत्र मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों। आपको चीजों को नोट करते हुए चलना है। क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहां भी ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 होता है दोस्तों, या ओमेगा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, या आप देखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का मान टोटल कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यहां साफ साफ लिखा ओमेगा क्या है, इकाई घनमूल है, इसीलिए इसका मान 1। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं सवाल की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी तो मैं अब सवाल की ओर बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, इसका हम लोग आंसर करेंगे। एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। देखिए दोस्तों इसको क्या कर दिया जाए, तो ध्यान से देखिएगा, मैं R1 को बदल रहा हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा ऐसा करने से मुझे ये चीजें प्राप्त हो जाएगी, और इस चीज का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है दोस्तों देखिएगा, अच्छा जब आप इसको तो कर लेकिन इधर नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आप R1 को नहीं बदलेंगे, आप बदलेंगे C1 को, बदलेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने से मुझे ये चीजें मिल जाएगी। तो देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 दोस्तों। अभी आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है, तो 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 1 1। आपने अभी जस्ट पढ़ा दोस्तों कि यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो यहां से लिख देंगे गुण से, और ये सारणी का मान शून्य आएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद होगी दोस्तों ये चीज आपको पसंद आई होगी सेशन, और पसंद आई दोस्तों तो एक लाइक बनता है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट सेशन में हमारा जो होगा दोस्तों वो हम लोग इससे संबंधित और भी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतनी ज्यादा हमें ये गुण ऑटोमेटिक याद होते चले जाएंगे दोस्तों। तो एक बार पुनः मोटिवेट कोट के साथ दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों जब हमारी मंजिल मिलेगी तो उस दौर में हमें कुछ आनंद की अनुभूति होगी। और थक कर नहीं बैठना दोस्तों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बराबर रखनी है दोस्तों, तब जाके आपको चीजें क्लियर होगी। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें क्लियर होगी। तो आज बस इतना ही। प्यारे भाई बहनों बंधुओं को एक बार पुनः राधे राधे, श्री जय कृष्णा।